वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जिस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे उसका टॉपिक है 3 years शी ग्रू, यानी 3 साल तक वो बढ़ती रही। यानी एक बच्ची के बारे में ये पोइम है जिसके बारे में बताया है कि उसकी एज 3 years थी, यानी वो 3 साल की बच्ची थी। ये पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोइम्स में से ली गई है जो कि लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। इस पोइम में पोइट ये कहना चाहता है कि नेचर हमारी मदर और हमारे गार्डियन का रोल प्ले करती है और हमें लुक आफ्टर करती है। इस पोइम में 6 सेस्टेट्स हैं। सेस्टेट 6 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो इसमें 6 सेस्टेट्स हैं। इस तरह से इस पोइम की लाइंस की टोटल स्ट्रेंथ है 42। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है 3 years 3 बरस तक शी ग्रू, वो पलती बढ़ती रही, यानी उसकी उम्र 3 साल तक थी। यानी उस बच्ची की एज 3 साल थी। वो बच्ची किस चीज़ से बढ़ती पलती रही? इन सन, सूरज की रोशनी में, एंड शावर और बारिश के पानी से। वो बच्ची सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से नहाकर पलती बढ़ती रही यहाँ तक कि उसकी उम्र 3 बरस हो गई। यानी वो एक फूल की तरह बढ़ती रही। जैसे एक फूल या एक पौधे को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी और बारिश के पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से वो बच्ची भी सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से पलती रही और उसकी उम्र 3 बरस हो गई। ये बेसिकली पोइट नहीं कह रहा बल्कि ये हमें नेचर कह रही है, नेचर एड्रेस कर रही है। पोइट लास्ट स्टैंजा में हमें एड्रेस करेगा। अभी ये नेचर ही बोल रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं देन नेचर सेड, फिर नेचर ने कहा यानी फितरत ने कहा, अ लवलियर, एक प्यारा फ्लावर, फूल है, ऑन अर्थ, ज़मीन पर, वॉज नेवर सॉन, जो कि कभी नहीं बोया गया। यानी फितरत ने कहा कि वो बच्ची जो थी वो सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से पलती बढ़ती रही यहाँ तक कि उसकी उम्र 3 बरस हो गई। वो एक खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत फूल था जो कि ज़मीन पर पहले कभी भी नहीं बोया गया। दिस चाइल्ड, ये बच्ची, आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं ख़ुद अपने पास रख लूँगी, इसे अपनी कस्टडी में ले लूँगी, अपनी गार्डियनशिप में ले लूँगी, अपनी ज़ेर सरपरस्ती ले लूँगी उस बच्ची को। ये फितरत कह रही है। शी शैल बी माइन, और वो बच्ची मेरी ही हो जाएगी, एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपनी ही खातून बना लूँगी, यानी अपनी ही हिस्सा बना लूँगी। यानी वो बच्ची फिर फितरत ही का एक हिस्सा बन जाएगी। उसकी खूबसूरती में फितरत का रंग झलकेगा और फितरत का अक्स दिखाई देगा। सेकंड स्टेंजा में अगेन नेचर ही बोलती है। वो कहती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, मैं उसे खुद ही अपनी महबूबा बना लूँगी और उसे कुछ सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? बोथ, दोनों चीज़ें, लॉ, कानून, एंड इम्पल्स और जज्बातियत, यानी उसे जज्बात और कानून दोनों चीज़ों सिखा दूंगी। यानी उसकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस क्रिएट कर दूंगी, उसकी शख्सियत एक मुतवाज़न शख्सियत बना दूंगी। उसमें किसी चीज़ में उतार चढ़ाव नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, बल्कि एक बैलेंस होगा। एंड विद मी, और अपने साथ, द गर्ल, उस लड़की को रखूँगी, और अपने साथ ही उस लड़की को रखूँगी इन रॉक एंड प्लेन, रॉक यानी चट्टानों में, पथरीले इलाकों में, ऊंचे नीचे इलाकों में, एंड प्लेन और मैदानी इलाकों में। जिस तरह से पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में हमें नेचर नज़र आती है, नेचर कहती है उस बच्ची को मैं पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में अपने साथ साथ रखूँगी। इन अर्थ, ज़मीन में, एंड हेवन, और आसमानों पर, ज़मीन और आसमान पर उसे रखूँगी। इन ग्लेड यानी वादियों में, एंड बावर, और जो एक सीक्रेट रूम होता है, बावर का मतलब है सीक्रेट रूम, खलवत कदा या कशानों में अपने साथ रखूँगी। शेल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और उसमें एक उसे महसूस होगा कि जैसे उसके ऊपर एक ऐसी ताकत है जो उसको देख रही है, जो उस पर नज़र रखे हुए है, यानी उसको गाइड कर रही है। नेचर कह रही है मैं इस तरह से उसको गाइड करूँगी कि उसको खुद को भी ये चीज़ महसूस होगी कि मेरी ताकत, मेरी रहनुमाई करने वाली ताकत उसके सर पर मौजूद है और उसे वो देख रही है। टू किंडल और रिस्ट्रेन, किंडल का मतलब है कि उसे जज्बात में आकर
काम करने दूंगी और रिस्ट्रेन और उसे रुकने की भी ताकत दूंगी। यानी उस बच्ची को इस तरह का बना दूंगी कि वो जज्बात में आकर भी कुछ काम करेगी और फ़ौरन अगर वो अपने आप को उन जज्बात से आरी करना चाहेगी तो वो इतनी उसमें ताकत होगी कि वो अपने आप को जज्बात से आरी भी कर लेगी, अपने आप को उस काम से फ़ौरन रोक लेगी। नेक्स्ट नेचर कहती है शी शैल बी स्पोर्टिव एज़ द फॉन। स्पोर्टिव का मतलब है खुश मिजाज या जिंदा दिल। फ़ान का मतलब है हिरनी का बच्चा, यानी वो लड़की हिरनी के बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा खुश व खुरम या खुश मिजाज होगी। दैट वाइल्ड, और यानी जैसे जंगल के जानवर या जंगल की मखलूक बड़ी तेज़ी से चलती है। विद ग्ली मीन्स खुशी। जैसे जंगल की मखलूक खुशी से उछल कूद करती है अक्रॉस द लॉन, उस बागीचे के दूसरी जानब। यानी वो बच्ची जंगल के मखलूक की तरह बहुत तेज़ी से खुशी के साथ बागीचे में इधर उधर घूमे फिरेगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग। माउंटेन यानी पहाड़, स्प्रिंग का मतलब है चश्मा भी हो सकता है और इसका मतलब अगर इसे वर्ब के तौर पे देखें तो उछल कूद करना भी होता है। तो इसके दो मीनिंग है। पहला तो ये है कि वो पहाड़ के चश्मों पर भी इधर उधर घूमे फिरेगी, या दूसरी मीनिंग इसका ये है कि वो पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उछल कूद करेगी और पहाड़ी चश्मों के ऊपर भी जाएगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीथिंग बाम। और वो होगी ब्रीथिंग यानी सांस लेती हुई जिंदा। बाम का मतलब है मरहम, खुशबू या किसी को पेन से रिलीज़ करना, पेन से आज़ादी देना। यानी वो एक ज़िंदा मखलूक होगी जो कि अपनी एक खुशबू रखेगी और लोगों को दुख और दर्द से आज़ाद कर देगी। यानी जिस तरह से नेचर को एंजॉय करने से इंसान अपने दुख और परेशानी से आज़ाद हो जाता है, इसी तरीके से वो सांस लेती हुई ज़िंदा बच्ची एक ऐसा अपने अंदर ताकत रखेगी कि वो लोगों के दुख दर्द को फ़ौरन ख़त्म कर देगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड काम। और उसके अंदर खामोशी होगी ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। इनसेंसेट का मतलब है यानी जज्बात से आरी होना। वो लड़की खामोश तबाह होगी और वो जज्बात से आरी चीज़ों की तरह बिल्कुल खामोश होगी। उसके अंदर यानी दोनों तरह की खसूसियात पाई जाएंगी। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाली होगी जो कि जंगलात में और पहाड़ों के चश्मों के ऊपर उछल कूद करेगी, और दूसरी तरफ वो इतनी ज़्यादा खामोश तबाह होगी कि वो यूँ महसूस होगा जैसा कि उसके अंदर कोई किसी किस्म के जज्बात नहीं है, वो जज्बात से मुकम्मल तौर पर आ रही है। नेक्स्ट स्टैंज़ा में वो नेचर कहती है द फ्लोटिंग क्लाउड्स, यानी तैरते हुए बादल। इसका मतलब है यानी उड़ते हुए बादल, हवा में उड़ते हुए तैरते हुए बादल। देयर स्टेट, अपनी हालत यानी अपनी खुशी वाली और आज़ादी वाली हालत। शैल लैंड, उसे आधार दे दे टू हर, उसे उधार दे देंगे। यानी तैरते हुए या हवा में उड़ते हुए बादल अपनी आज़ाद तबीयत और अपनी खुशी वाली हालत उस बच्ची को दे देंगे। फॉर हर द विलो बेंड। विलो का मतलब है बैद का दरख्त, बेंड झुकना। यानी उसके लिए विलो एक सिंबल है, यानी तमाम दरख्तों का, तमाम दरख्त और पौधे उसके लिए झुकेंगे, यानी उसकी खूबसूरती उनसे ज़्यादा होगी। नॉट शैल शी फेल टू सी। और उसे कभी देखने में नाकामी नहीं होगी। किस चीज़ को देखने में? इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, हत्ता कि जब तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है और उसकी हरकत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उस तूफ़ानों में भी वो हर चीज़ को देखने के काबिल होगी। तूफ़ान उसके रास्ते को रोक नहीं सकेंगे, यानी उसकी मंजिल को उससे ओझल नहीं कर पाएंगे। जब तूफ़ान आएगा तो तब भी वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होगी और वो अपनी मंजिल ही को देख रही होगी। ग्रेस दैट शैल, और ये अज़मत जो है दैट शैल मोल्ड, वो उसकी तश्कील करेगी, उसे बनाएगी। द मेडन्स फॉर्म, उस लड़की की शक्ल शबाहत को, उस लड़की की शक्ल शबाहत जो है उसे ये नेचर ही बनाएगी। बाय साइलेंट सिंपथी, बड़ी खामोश हमदर्दी के साथ। वो कहती है जो स्टॉर्म है ये उसको उसकी मंजिल से रोकेंगे नहीं, बल्कि उसकी मंजिल की या उसकी जो शक्ल शबाहत है उसे बड़ी खामोश हमदर्दी के साथ उसकी तश्कील करेंगे। यानी तूफ़ान और रुकावटें जो हैं वो उसे मंजिल से दूर नहीं करेगी, बल्कि उसे मंजिल की तरफ मज़ीद रवां दवां करेंगी। नेक्स्ट वो कहती है नेचर द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, यानी रात के सितारे। शैल बी डियर टू हर, वो उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और वो अपना कान झुकाएगी यानी वो सुनेगी। इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस,
बहुत सी यानी खुफिया जगहों को, वो बहुत सी खुफिया जगहों की बातें सुनेगी। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड। रिवलेट का मतलब है नदी, यानी जहाँ पर नदियाँ रक्स करती हैं और अपना रास्ता लेती हैं, यानी जहाँ पर नदियाँ रक्स करती हैं और अपने रास्तों पर रवां दवां होती हैं, उन जगहों की भी उसे ख़बर होगी, वो भी उन जगहों की ख़बरें भी उसके कान में पड़ती रहेंगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उन चश्मों की आवाज़ से, उन चश्मों के रक्स करने से जो सरसराहट की आवाज़ पैदा होगी, शैल पास इनटू हर फेस, वो उसके चेहरे पर नमूदार होगी। यानी चश्मों की सरसराहट से जो आवाज़ पैदा होगी, उसकी खूबसूरती भी उस लड़की के चेहरे पर झलकेगी, उसके चेहरे पर अयां होगी। नेक्स्ट नेचर कहती है एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और मैं उसे दूंगी वाइटल ज़िंदा फीलिंग्स, एहसासात ऑफ डिलाइट खुशी के, और मैं उसे ज़िंदा खुशी के जज्बात से नवाजूंगी। शेल रियर, और ये जो खुशी के ज़िंदा जज्बात हैं, ये उसकी रियर का मतलब है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, नरिश करना, तालीम देना, एजुकेट करना। यानी ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो खुशी के ज़िंदा जज्बात हैं, ये उसकी परवरिश और तालीम व तरबियत करेंगे हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, यहाँ तक कि वो अपनी एक पूरे शान व शौकत या पुरअज़मत बुलंदी तक पहुंच जाएगी। यानी उस लड़की की हाइट बड़ी हो जाएगी, वो लड़की जवान हो जाएगी, या इसका दूसरा मीनिंग ये है कि वो अज़मत और शान व शौकत की बुलंदियों को छू लेगी। उस वक़्त तक मैं उसकी रहनुमाई करती रहूँगी। हर वर्जन बॉसम स्वेल, और उसका जो कंवारापन है, वर्जन यानी कंवारापन, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो प्योर यूथ है, उसकी जो यानी खालिस जवानी है, बॉसम वो खिल जाएगी, स्वेल और फूल जाएगी। यानी उसके जो ब्रेस्ट हैं वो उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, यानी वो मुकम्मल तौर पे जब तक जवान होकर अज़मत की बुलंदियों को छू नहीं लेती, तब तक मैं उसको हमेशा लुक आफ्टर करती रहूँगी और हमेशा गाइड करती रहूँगी। सच थाट्स टू लूसी आई विल गिव, मैं लूसी को इस तरह के ख़यालात से भी नवाजूँगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, कि हम यानी वो लूसी और मैं, इधर आई से मुराद है नेचर और शी से मुराद है लूसी, कि लूसी और मैं यानी नेचर और लूसी, ये दोनों जो हैं ये मुकम्मल तौर पर हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, इस खुश व खुरम वादी में, डेल मीन्स वादी या घाटी, यानी नेचर कहती है कि मैं और लूसी हमेशा हम इसी वादी में रहेंगे और इसी खुश व खुरम वादी में रहेंगे। मैं इस तरह से उसको गाइड कर दूँगी कि जब वो शान व शौकत और अज़मत की बुलंदियों को छू लेगी और जवान हो जाएगी, तब भी वो मुझे छोड़ेगी नहीं, बल्कि मेरे साथ ही रहेगी और हमेशा मुझसे ही रहनुमाई लेती रहेगी। लास्ट स्टैंज़ा में अगेन नेचर बोलती है, वो कहती है दस नेचर स्पोक, फिर फितरत बोली, द वर्क वॉज डन, कि काम ख़त्म हुआ, काम इख्तिताम पजीर हुआ, काम मुकम्मल हो गया। यानी कौन सा काम मुकम्मल हो गया? हाउ सून माई लूसीज़ रेस वॉज रन, मेरी जो लूसी थी उसकी दौड़ ख़त्म हो गई। अब कैसे उसकी दौड़ ख़त्म होगी, वो उसकी थर्ड लाइन, लास्ट स्टैंज़ा की थर्ड लाइन में कहती है शी डाइड, यानी वो जो लूसी बच्ची थी उसकी वफ़ात हो गई, एंड लेफ्ट टू मी, और वो मुझे छोड़ गई। दिस हीट, हीट का मतलब है खारदार झाड़ियों वाली बंजर सी ज़मीन, और वो मुझे इस खारदार झाड़ियों वाली बंजर ज़मीन में छोड़ गई। आगे पोइट कहता है दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये एक खामोशी वाला मंज़र है, द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, और अब उसकी यादें ही रह गई हैं जो कि गुज़र चुका है। अब गुज़रे हुए ज़माने की सिर्फ़ यादें रह गई हैं। वो कौन सा गुज़रा हुआ ज़माना है? एंड नेवर मोर विल बी, जो कि दोबारा कभी भी नहीं आएगा। यानी अब लूसी दोबारा नहीं आएगी। इस तरह से नेचर के जितने भी प्लान्स थे उसे नरिश करने के, एजुकेट करने के, वो सारे के सारे इधर धरे के धरे रह जाते हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम के फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 16 और 17 को देखें तो ये दोनों लाइन्स एंड, हर्ज के वर्ड से स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स, यानी एक ही लाइन में दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में शी और शावर दोनों एस एच यानी श की साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में शी शैल, लाइन नंबर 14 में वाइल्ड विद, लाइन नंबर 16 में बी ब्रीथिंग बाम, लाइन नंबर 23 में मोल्ड मेडन, लाइन नंबर 28 में रिवलेट्स और राउंड, लाइन नंबर 29 में ब्यूटी एंड बॉर्न, लाइन नंबर 38 में रेस रन। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली मीन्स टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी, यानी एक जैसी खसूसियत की बिना पर दो चीज़ों को कंपेयर करना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 13 को देखें तो इसमें पोइट कहता है शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, कि वो उस हिरनी के बच्चे की तरह ज़िंदा दिल और खुशो खुरम होगी, यानी उस खुशी की बुनियाद पर उस लड़की यानी लूसी को वो हिरनी के बच्चे यानी फॉन के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर एक चीज़ को उससे बेटर या उससे वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइट कहता है 3 years शी ग्रो इन सन। सन जो है ये रोशनी का सिंबल है, एंड शावर, और शावर जो है ये मेटाफर है जो कि उसने यूज़ किया है बारिश के लिए यानी रेन के लिए। तो इस लाइन में शावर जो है ये एक सिंबल एक मेटाफर है जो कि बारिश के पानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लाइन नंबर 37 को देखें तो उसमें पॉइंट कहता है दस नेचर स्पोक, फिर फितरत बोली द वर्क वॉज डन, काम मुकम्मल हो गया। और लाइन नंबर 38 में कहता है हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, कि लूसी ने अपनी दौड़ बहुत जल्द ख़त्म कर ली। अब इधर दौड़ से मुराद ज़िंदगी की दौड़ है और जो कि ख़त्म हो गई, और उसका ख़ात्मा होना इसका मतलब है कि उसकी डेथ हो गई। अब लाइफ की रेस और डेथ को उसने मेटाफर के तौर पे बयान किया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग, यानी ज़िंदा चीज़ों की खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में कहता है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, यानी अब ग्रो करना, परवरिश करना ये इंसानों की ज़िम्मेदारी है जो कि सन और शावर निभा रहे हैं, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 4 से लेकर 6 तक अगर हम देखें तो वो कहता है दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, यानी किसी बच्चे को अपनाना और उसकी परवरिश करना ये इंसानों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी इधर नेचर निभा रही है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 7 और 8 को अगर हम देखें तो इसमें वो नेचर बोलती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी, कि मैं उस बच्ची को अपने साथ रख लूँगी और उसे कानून और जज्बात दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। अब ये यानी लॉ की टीचिंग और इम्पल्स यानी इमोशंस की जो टीचिंग है ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पोएट ने नेचर को दे दी है। उसके बाद लाइन नंबर 20 में वो कहती है टू हर फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए विलो का यानी बैद का जो दरख्त है वो बेंड यानी झुकता है। अब झुकना, बेंड होना ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसने विलो के ट्री को दे दी है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 31 और 32 को अगर हम देखें तो उसमें पॉइंट कहता है एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, यानी वो कहती है कि नेचर कहती है कि मैं उसे ऐसी ज़िंदा खुशी के जज्बात दूंगी, और वो जो खुशी के जज्बात हैं, ज़िंदा खुशी के जज्बात हैं, वही उसको एक शान व शौकत और पुरअज़मत बुलंदी देंगे। अब शान व शौकत और पुरअज़मत बुलंदी देना ये इंसान की ही खसूसियत है, यानी एक टीचर या एक मदर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये रोल उसने वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट को दे दिया है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद लास्ट है लाइन नंबर 34 और 35 को अगर हम देखें सच थाट्स टू लूसी आई विल गिव वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, यानी उसने कहा है कि मैं लूसी को इस तरह की सोचें दे दूंगी कि वो और मैं हमेशा इकट्ठे रहेंगे। अब टुगेदरनेस जो है, इकट्ठे रहना, ये ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, यानी इंसान ही इंसानों के साथ इकट्ठे रहते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं, लेकिन ये रोल अब नेचर ख़ुद अपने लिए रख रही है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है एग्जैजरेट करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मुबालगा आराई से किसी की तारीफ़ करना।
जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 और 3 को अगर हम देखें तो वो कहती है द नेचर सेड, फिर फितरत बोली, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। वो बच्ची एक ऐसा खूबसूरत तरीन फूल था जो कि कभी भी ज़मीन पर इससे पहले बोया नहीं गया था। तो ये एक हाइपरबोल है। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट या रन ऑन लाइन का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ के उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम एंजम्मेंट कहते हैं और ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि उसमें नेचर बोलती है देयर नेचर सेड, फिर फितरत ने कहा अ लवलियर फ्लावर, कि वो बच्ची एक खूबसूरत फूल था। अब लवलियर जो है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब किस चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके लिए हमें लाइन नंबर 3 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहते हैं ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, वो एक ऐसा फूल थी जो कि ज़मीन पर इससे पहले कभी भी बोया नहीं गया। उसके बाद लाइन नंबर 5 भी एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि उसमें नेचर कहती है शी शैल बी माइन, वो मेरी हो जाएगी, एंड आई विल मेक, और मैं बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी? उसके लिए लाइन नंबर 6 में वो कहती है अ लेडी ऑफ माई ओन, मैं उसे अपना ही हिस्सा बना दूँगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, वो मेरी ही प्यारी होगी। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 में कहती है बोथ लॉ एंड इम्पल्स, और मैं उसे दोनों चीज़ें, कानून और जज्बात भी सिखाऊंगी, एंड विद मी, और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो उसमें नेचर कहती है शैल फील एंड ओवर सीइंग पावर, यानी वो जो बच्ची है वो ये महसूस करेगी कि उसके ऊपर एक ऐसी ताकत है जो कि उसे गाइड कर रही है, जो कि उसे देख रही है। अब गाइड किस चीज़ के लिए कर रही है? टू किंडल और रिस्ट्रेन, इन दो चीज़ों के लिए वो उसे गाइड कर रही है कि किस तरह जज्बात में आके काम करना है और किस तरह से अपने आप को रोकना है। उसके बाद लाइन नंबर 26 को अगर हम देखें तो उसमें नेचर कहती है टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर, वो जो बच्ची है वो अपने कान को झुकाएगी, यानी वो सुनेगी। किस चीज़ को सुनेगी? इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, यानी बहुत सी खुफिया जगहों के राज सुनेगी। नेक्स्ट है लाइन नंबर 31, उसमें वो नेचर कहती है एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और खुशी के वो ज़िंदा जज्बात। अब खुशी के ज़िंदा जज्बात से क्या करना है या किसको देने हैं, इसके लिए लाइन नंबर 32 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें नेचर कहती है शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, यानी ये उसकी पुरशान शौकत और पुरअज़मत बुलंदी को तक उस बच्ची को पहुंचाएंगी, ये जो जज्बात मैं उसे दूंगी। उसके बाद लाइन नंबर 39 को अगर हम देखें तो कहते हैं शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वो उसकी वफ़ात हो गई और वो मुझे छोड़ गई। कहाँ छोड़ गई? दिस हीथ, इस यानी खारदार झाड़ियों वाली जगह पर, वीरान और बंजर जगह पर मुझे छोड़ गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, और ये एक बहुत ही यानी खामोशी वाला मंजर है। उसके बाद लाइन नंबर 41 को अगर हम देखें तो उसमें नेचर यानी पोइट कहता है द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, यानी वो बच्ची अपने मरने के बाद, अपनी वफ़ात के बाद ऐसी यादें छोड़ गई है जो कि गुज़र चुकी है, यानी गुज़रे हुए वाक़यात की, माजी की यादें छोड़ गई हैं। एंड नेवर मोर विल बी, और इन्हें मज़ीद देखा नहीं जा सकता। और वो कौन सी यादें हैं जो वो छोड़ गई है, जो कि हो चुकी हैं और उन्हें दोबारा देखा नहीं जा सकता। इसके बाद अगर हम इस पोइम के लास्ट स्टेंजा को देखें, जिसमें पोइट और नेचर दोनों ही मौन कर रहे हैं, दोनों ही मातम कर रहे हैं उस लूसी बच्ची की डेथ पर, तो इस तरह से ये पोइम जो है ये अपने अंदर एल्जिक करेक्टरिस्टिक्स भी रखती है। हालांकि ये पोइम बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड एक ऐसी पोइम को कहते हैं जो कि लिरिकल होती है और इसके अंदर एक शॉर्ट स्टोरी या इंसिडेंट को नरेट किया जाता है और इसमें लाइंस की स्ट्रेंथ बाकायदा फ़िक्स नहीं होती, लेकिन बैलेड के साथ साथ ये अपने अंदर एल्जिक करेक्टरिस्टिक्स भी रखती है। इस पोइम की राइम स्कीम है AABCCB, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फोर्थ और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा में हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है शावर और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर, शावर एंड फ्लावर। इसी तरह से थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सॉन और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओन, सॉन और ओन। उसके बाद इसकी फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टेक और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मेक, टेक एंड मेक। इसके बाद सेकंड स्टेंजा में बी एंड मी, प्लेन एंड रिस्ट्रेन, बावर एंड पावर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में फान लॉन, स्प्रिंग्स थिंग्स, बाम काम। नेक्स्ट स्टेंजा में लैंड बेंड, सी सिंपैथी, स्टॉर्म फॉर्म।
नेक्स्ट स्टैंजा में डियर ईयर, प्लेस फेस, राउंड साउंड। नेक्स्ट स्टैंजा में डिलाइट हाइट, स्वेल डेल, गिव लिव। नेक्स्ट स्टैंजा में डन रन, मी बी, सीन बीन। Thank you for attending this lecture.